नमस्कार बच्चों। आपकी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब हम विभिन्न विषयों की चर्चा करते हैं तो उसमें प्रमुख गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय होते हैं। सभी विषयों में अच्छे अंक लाने का आपको बहुत जरूरी है। तो इसी कड़ी में आज हम विज्ञान विषय के लिए आपके लिए एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आपको वो प्रश्नों को हम बता रहे हैं जो जनरली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या इस वर्ष उनके आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। जब हम विज्ञान विषय की चर्चा करते हैं तो इसमें विज्ञान विषय आपका 3 भागों में बटा हुआ है। कक्षा 10वीं की विज्ञान जो है 3 भागों में बटी हुई है। उसमें रसायन शास्त्र का भाग भी है, जीव विज्ञान का भाग भी है और फिजिक्स का भाग भी है। तो जब हम फिजिक्स की चर्चा करते हैं तो लगभग 25 या 26 नंबर की फिजिक्स आपकी पेपर में संभावित है। तो अगर 70 नंबर में से 25-26 नंबर फिजिक्स कवर कर रही है तो इसका मतलब है कि फिजिक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आना आपको बहुत जरूरी है। इसमें जब हम चालू करते हैं तो एक पाठ है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये लगभग 8 नंबर का आपकी परीक्षा में आएगा, जिसमें 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न। इस तरीके से 8 नंबर आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तय करेगा। इसलिए इस पाठ को, और फिजिक्स में सबसे ज्यादा अंकों का यही पाठ है, इसलिए हम यहीं से आपके फिजिक्स का पाठ पर शुरू कर रहे हैं। पर ये पाठ शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके और आगे की तैयारी वो अच्छे से कर सके। तो फिजिक्स का जब हम प्रकाश एवं अपवर्तन की चर्चा करते हैं तो हमने बताया कि इसमें से 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो सकता है, खाली स्थान भी हो सकता है, या 1 नंबर की एक लाइन वाला या एक शब्द वाला प्रश्न भी हो सकता है। तो कुछ हम 10 लगभग ऑब्जेक्टिव आपके सामने आज पेश कर रहे हैं जिनकी परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो उनके बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करते हैं और उनका उत्तर भी आपको बताएंगे। देखिए, जैसे हमारे पास में पहला प्रश्न है इसमें से कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। वो पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि लेंस पारदर्शक होता है। पारदर्शक होता है माने उसी पदार्थ के लेंस बनाए जाएंगे जो पारदर्शी हो। तो पारदर्शी में यहां देखिए पहला ऑप्शन जल दिया हुआ है, ये पारदर्शक होता है। कांच दूसरा ऑप्शन दिया है, ये भी पारदर्शक पदार्थ है। तीसरा ऑप्शन प्लास्टिक दिया है, ये भी पारदर्शक पदार्थ है। पर इसमें मिट्टी चौथे ऑप्शन के रूप में मिट्टी दी हुई है जिसके लेंस नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हुआ मिट्टी। दूसरा प्रश्न है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसमें ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अगर तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से दूर या फोकस से वक्रता केंद्र की ओर कहीं पर भी रखते हैं वस्तु को, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब हम जो है वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में यहां कहीं भी रख देते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब
सीधा बनता है, सीधा का मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका बड़ा आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब देखिए इसमें इसने ऑप्शन दिए हैं, जैसे ये ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन दिया है ऋण 1 सेंटीमीटर, तो ऋण फोकस दूरी उसकी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये ऋण 1 वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है इसमें से। फिर दो उत्तर दिए हैं, इसमें सी में दिया है 1 सेंटीमीटर और बी में दिया है 2 सेंटीमीटर। दोनों के चिन्ह समान है, केवल माप का अंतर है और दोनों की फोकस दूरी धनात्मक दी हुई है। धनात्मक फोकस दूरी उत्तल दर्पण की होती है, अतः ये ऑप्शन भी नहीं हो सकते हैं। हमारा सही उत्तर है इसमें अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए अवतल दर्पण के सम्मुख अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे जब, तो हमारी पहली प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और फोकस से होकर इस तरीके से वापस आएगी। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर वापस आएगी, इस तरीके से वापस आएगी समानांतर। तो इसका प्रतिबिंब जो है ये इसके वक्रता केंद्र के नीचे, इसका प्रतिबिंब जो है यह वक्रता केंद्र के नीचे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही उत्तर जो है, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, सी पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका फोकस पर, तो अगर हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, इसलिए पहला वाला उत्तर सही नहीं है। दूसरा में दिया है अनंत पर, तो अगर वस्तु को हमने अनंत पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, इसलिए ये दूसरा उत्तर भी सही नहीं है। वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ही कहीं बनेगा, पर इसमें जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वास्तविक और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस तरह यह हमारा चौथा प्रश्न हल हुआ। यहाँ पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का प्रयोग पीछे का दृश्य देखने के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी भी प्रतिबिंब को का एक ही कंडीशन में, इसका अधिकतर का जो है आपकी इसकी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, माने उल्टा प्रतिबिंब बनता है। केवल जब दर्पण को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस समय इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। पर समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण जो एक ऐसा दर्पण है यहाँ पर जिसका प्रतिबिंब जब वस्तु पीछे है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसलिए हम इस उत्तल दर्पण का पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग करते हैं और यही उत्तल दर्पण ही हमारा इसका सही उत्तर होगा। से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर, चमक के आधार पर या कोई दर्पण के मध्य माध्यम के आधार पर ये कोई सही उत्तर नहीं है। केवल एक ही तरीका है आप दर्पण को पहचानने का, या तो आप छू के देख के पहचान सकते हैं या उस पर बने प्रतिबिंब के आधार पर उनको पहचान सकते हैं। हमारे पास में यहाँ ऑप्शन है दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर, तो हम ये सही आंसर हमारा होगा इसका। अब सातवां प्रश्न कह रहा है एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f।
ये मीटर में मान होता है इसका। यहां उसने दिया है हमको P का मान दे दिया 2 डायोप्टर बराबर 1/f लिखेंगे हम। तो F बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर। 1/2 मीटर या इसी को हम 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा इसमें सी वाला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर है। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो अगर ऋणात्मक चिन्ह है आवर्धन में बन रहा है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इसमें जो है इसका प्रतिबिंब यहां पर वास्तविक होगा। अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है तो धनात्मक होगा, प्रतिबिंब आभासी बनता है तो भी धनात्मक होगा। इसका उत्तर पहले नंबर का उत्तर जो है प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो ये पूछ रहा कहां पर होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है ना तो फोकस पे हो सकती है ना ही वक्रता केंद्र पर हो सकती है, ये अनंत पर होती है। समतल दर्पण की फोकस त्रिज्या जो है अनंत पर होती है। इसका सही आंसर जो है ये अनंत है। फिर लास्ट प्रश्न है इसमें कि किसी दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो जाए आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। तो देखिए समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब आपका दिखाई देगा। अवतल दर्पण में तब सीधा दिखाई देगा जब आप ध्रुव और फोकस के बीच में खड़े होंगे, परंतु बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा उसमें। उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा परंतु वस्तु से छोटा दिखाई देगा। तो इसमें भी सीधा हो सकता है, इसमें भी सीधा हो सकता है, इसमें भी सीधा हो सकता है। पर जो हमेशा जो अगर आप देखना चाहें तो या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है डी है और इसका सही आंसर डी है। इस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो 10 प्रश्न हमारे पास थे जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं में आ सकते हैं, ये हमने आपको बता दिए हैं। कल हम खाली स्थान से संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे। तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए और याद कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इनको शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।